फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। गति मैं पढ़ा चुका हूँ और 7 घंटा का केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जो भी केमिस्ट्री में और बचा हुआ टॉपिक है वो मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी हम फिजिक्स का खत्म करेंगे। मैंने दो वीडियो में नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक वीडियो डाला है और वर्ल्ड हिस्ट्री का डाला, आप देख लीजिए अगर नहीं देखे। छोटा सा वीडियो है लेकिन क्लिक में खत्म। चलिए, तो सबसे पहले हम फोर्स की बात करेंगे। फोर्स क्या है, आगे ये सवाल बनता है मन में। वह भौतिक राशि जो किसी पिंड पर खिंचाव तथा धक्का लगाती है उसे ही बल कहते हैं। तो वह भौतिक राशि जो किसी पिंड पर खिंचाव या धक्का लगाती है उसे हम बल कहते हैं। ठीक है, आगे सुनिए। दैनिक जीवन में बल का उपयोग, फोर्स का उपयोग क्या है? तो हम जानते हैं बल का उपयोग वस्तु को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक ले जाना, या एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जो है उठाकर ले जाना, या खींच कर ले जाना, धक्का देकर ले जाना, या मोड़ कर ले जाइए, या दबा प्रेशराइज करके ले जाइए, प्रेशर देकर जाइए। ये सारे हमारे दैनिक जीवन में बल का उपयोग के मार्गदर्शक हैं। बल हमारा, ये सब में जितने भी खींचना, मोड़ना, धक्का देना, प्रेशर देना, ये सब बल का उपयोग ही है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? आगे कोशिश करते हैं। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, और बल एक सदिश राशि है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा, बाबू बल क्या है? तो बताइएगा सदिश राशि है। अच्छा जी, तो बल का एसआई मात्रक क्या है जी? है ना, पूछेगा ना आपसे, तो बताएंगे न्यूटन है। और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। डाइन है राम, ध्यान रखिएगा, बल जो है डाइन है। अगर बल नहीं दीजिएगा, आगे धक्का नहीं मारिएगा, मोटिवेट नहीं होइएगा, खुद से आगे नहीं बढ़िएगा, कोई आपको नहीं है और खींच लेगा, है ना? तो इसलिए बल सीजीआई मात्रक अपने आप में रखिए, डाइन से बचिए। याद करने के लिए बंद कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए महत्वपूर्ण बातें करते हैं। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। सीजी एस के मात्रा के अनुसार डाइन में पूछेगा तो 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 कर दीजिएगा। और अगर 1 किग्रा फोर्स पूछे बराबर, तो 9.8 न्यूटन बता देंगे, एम हो जाएगा। एक जी एफ होता है, जी एफ, एक जी एफ जो होता है वो 980 डाइन होता है। ठीक है, 980 डाइन होता है। तो न्यूटन बराबर क्या होगा जी? केजी मीटर सेकंड स्क्वायर होगा। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होंगे? 10 पे पावर 5 डाइन होंगे। अब जी बराबर कितना होगा? फोर्स बराबर ग्रेविटी बराबर क्या होगा? तो हम बताएंगे कि 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होंगे। या न्यूटन भी कर सकते थे अगर न्यूटन पूछता तो। एक जीएफ बराबर कितने होंगे? गर्लफ्रेंड जीएफ, ये सब पे ध्यान मत दीजिएगा। जीएफ का मतलब होता है हमारा ग्रेविटी फोर्स की बात हो रही। तो इसका कितने डाइन है? तो डाइन है, जीएफ का नाम ही है डाइन। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में लेना है, अपने आप में मत लेना है। समझ गए? तो वो है 980 डाइन है। किसी भी चीज को समझाने के लिए अगर थोड़े से उपरांग में बोल रहा हूँ, तो ये मत लीजिएगा कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ या किसी के विचारों को मैं हनन कर रहा हूँ। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। अब चलिए हम उदाहरण लेते हुए समझते हुए चलते हैं कि बल है क्या, है ना? तो देखिए, बल के द्वारा खेल के मैदान में स्थिर रखी फुटबॉल, मैदान के खेल में जाइएगा, मैदान में फुटबॉल खेलने, तो फुटबॉल रखी हुई है। फुटबॉल को किक मारकर गतिशील बनाया जा सकता है। एकदम सही बात है, फुटबॉल को मारेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, अन्यथा तो नहीं बढ़ेगा। चलिए, एक बक्से को फर्श से उठाया जा सकता है, एकदम उठाई। रबर बैंड को खींचा जा सकता है। ये सब क्या है? फोर्स है, सब में बल लग रहे हैं, है ना? अब आप देख रहे हैं नलिनी अकादमी शिक्षा मंच, इसमें चलेंगे प्राकृतिक में उपस्थित मूलभूत बल की बात करेंगे। प्राकृतिक में जितने भी उपस्थित मूलभूत बल हैं उनकी बात करेंगे। तो संपर्क की बात करें, संपर्क बल की बात करें। दो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने पर जो बल लगता है या कार्य करते हैं उसे हम संपर्क बल कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। तो संपर्क बल क्या है?
दो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने पर जो बल कार्य करते हैं, उसे हम संपर्क बल कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, यह कहलाता है। उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण ले लीजिए, घर्षण बल, शनाय देखिए, सयाएँ जो होते हैं, तो सैया पे सो गए, मतलब कि सयान बल, पेशीय बल, हमारा जो पेशीय बल जो लगते हैं हमारे शरीर का, है ना? आरामदायक फ़ोर्स, ऐसे याद रखिएगा। घर्षण बल, ये सब समझाने के लिए है, सुनते जाइएगा। अब जैसे इसे हम ए, बी, सी, डी के रूप में हम बाँट देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम चलेंगे संपर्क बल समझ गए, फिर असंपर्क बल क्या होते हैं, ये भी समझेंगे। तो देखिए संपर्क बल में पॉइंट से समझते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 ए, आरोपित बल क्या है? आरोपित बल है जब एक पिंड दूसरे पिंड पर आरोपित किया जाता है। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी पर ब्लेम कर रहा है, अपने को बचाने के लिए या धकेलने के लिए, तो उसे ही आरोपित बल कहा जाता है। अप्लाइड फोर्स कहते हैं, अप्लाइड फोर्स कहलाता है। और सही बात है, आरोपित बल होगा नहीं जी। मान लीजिए किसी चीज़ को ढकेलिएगा, तो एक दूसरे पे बल लगाइएगा तभी तो, एक दूसरे पे बदनामी करेंगे तभी तो। ये प्रवृत्ति ही इंसान को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करता है, लेकिन फ़ोर्स में ऐसा नहीं है, फ़ोर्स में उल्टा है। फ़ोर्स में अगर एक-दूसरे पर नहीं आरोपित करिएगा, प्रेशर नहीं दीजिएगा, अप्लाई नहीं करिएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा बल लग रहा है कि नहीं, है ना? ये बस अंतर यही है कि मानव अपने स्वार्थ के लिए करता है और यहाँ पे आरोपित बल फ़ोर्स के लिए हम लोग सीखते हैं कि बल नहीं लगाएँगे तो जाएगा कैसे? जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, पक्षी को फर्श पर फेंकने पर बॉक्स पर लगाया गया बल। तो बॉक्स को फर्श पर फेंकने पर, बॉक्स पर जो लगाया गया फोर्स है, उसी को आरोपित बल एक आरोपित बल देख रहे हैं। अब चलिए तनाव बल है। अब तनाव है तो पक्का है कि टेंशन फोर्स होगा, है ना जी? तो टेंशन क्यों? अब रिंग देख लीजिए खींचिएगा, छूट गया तो लग जाएगा चोट, नहीं छूटा तो ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, मान लीजिए तनाव है, आपके जीवन में तो हर इंसान के जीवन में तनाव होता है, उतार-चढ़ाव आते हैं। जो तनाव को सह लिए, वो जीवन को सह ली, है ना? तो तनाव बल को हम टेंशन फोर्स ही कहेंगे। जब एम द्रव्यमान का कोई पिंड डोरी से बांधने पर पिंड का भार नीचे की ओर विपरीत दिशा में एक बल लगाता है। अब सोचिए, एम जो है, यहाँ पे मान लीजिए रिंग है, ठीक है? एम जी है यहाँ पे, तो खींचिएगा ना जी, तो तनाव दीजिएगा ना जी, तनाव है ना, रिस्क भी है, जिसे हम तनाव बल कहते हैं। मतलब जब एम द्रव्यमान, मतलब एम मतलब मास, एम द्रव्यमान का कोई पिंड डोरी से बांधने पर, डोरी से बांध दीजिए मतलब रस्सी से बांध दीजिए, और पिंड पर भार नीचे की ओर विपरीत दिशा में दीजिए, नीचे की ओर खींचिए, ऊपर जा रहा है तो नीचे खींचिए, उसी को तो हम तनाव बल कहेंगे। तनाव है ना, जैसे स्प्रिंग को खींचना, ये तो तनाव से कम थोड़ी है ना? चलिए, स्प्रिंग, छोटा-मोटा स्प्रिंग को तो आराम से खींच लिएगा, बड़ा स्प्रिंग को नहीं खींच पाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, साधारण बल। साधारण बल बाबू साधारण ही रहेगा, मध्यम मार्ग आप इसको कह सकते हैं, सिंपल फोर्स कर सकते हैं, है ना? जब किसी पिंड को सतह पर दबाया जाता है, तो सतह जो है विकृत हो जाती है और पिंड पर सामान्य प्राकृतिक बल के साथ जो है दबाव डाली जाती है। यह सतह के लंबवत कार्य करता है। क्या करता है? इस सतह के रूप में लंबवत कार्य करता है। इसलिए एफ दबाने वाला बल है और एन जो साधारण बल है। समझ गए? प्रतिक्रिया के साथ मतलब इसे प्रेशराइज़ किया जाता है, दबाया जाता है या दबाव डाला जाता है, उसी को हम लंबवत कार्य करते हैं और उसी को साधारण फोर्स भी कहते हैं। संपर्क की बात करते हैं, मतलब मान लीजिए याद रखने वाली बात है कि संपर्क बल जो होता है, कनेक्टिव फोर्स जिसे बोलते हैं, वो वास्तविक संपर्क में आने पर कार्य करने वाले बल होते हैं। संपर्क, अब मुख्य बिंदु आप देख सकते हैं कि संपर्क बल वे बल हैं जो संपर्क में आने पर कार्य करते हैं। संपर्क बल के प्रकार में आरोपित बल, तनाव बल, साधारण बल, ये सब है। तनाव बल जो है डोरी और स्प्रिंग में कार्य करता है। साधारण बल जो होता है वो सतह के लंबवत होता है। साधारण जो है सतह के लंबवत ही होगा ना जी।
समझ गए? अब आगे चलेंगे असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप देख रहे हैं नले में गाड़ी में असंपर्क बल की बात कर रहे हैं तो सुनिए, जब किसी दो पिंडों पर कार्यरत या कार्य करता है, ठीक है? तो जब दो पिंडों पर कार्यरत बल बिना किसी वास्तविक संपर्क के एक निश्चित दूरी पर भी कार्यरत रहता है, मतलब कार्य करता है या कार्य करते रहता है, तो उसी को असंपर्क बल कहा जाता है या असंपर्क बल कहलाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। जैसे में गुरुत्वाकर्षण बल ले लीजिए, विद्युत बल ले लीजिए, ये सब जो है आपके वास्तविक संपर्क के एक निश्चित दूरी पर ही कार्यरत है। ये ऐसा नहीं है, लेकिन असंपर्क है। क्यों है? क्योंकि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ये अपने मूड का है। ये वास्तविक रूप से नहीं है मतलब असंपर्क है, नॉन कॉन्टैक्ट है। इसमें बिना कॉन्टैक्ट का भी फोर्स के बिना फोर्स लगा हुआ है और चल रहा है। ऐसे याद रखिएगा। पृथ्वी या मून को ले लीजिए एग्जाम्पल में, पृथ्वी के द्रव्यमान को ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल में लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल। पहला है असंपर्क बल का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब इसमें F बराबर जी एम एम बटा आर स्क्वायर होता है ना? जी गुने में आएगा, मल्टीपल है। एम का मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान, सही बात। एम छोटा वाला एम जो है, ये खगोलीय पिंड का द्रव्यमान है। खगोलीय पिंड जितने में माने मून का एग्जाम्पल लीजिए। आर का मतलब है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी है। और जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की बात हो रही है इसमें। चलिए, इसमें थोड़ी सी हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में व्याख्या कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं। यह वह आकर्षण बल है जो द्रव्यमान युक्त है, द्रव्यमान है, निकायों के मध्य कार्य करता है। और यह तभी महत्वपूर्ण होता है जब उनमें से एक निकाय का द्रव्यमान पृथ्वी या किसी खगोलीय पिंड के द्रव्यमान के बराबर होता है। समझ गए? मतलब कि निकाय नहीं समझे तो आगे एग्जांपल सुनिए। यह प्राकृतिक में मौजूद सभी बलों में सबसे कमजोर बल कहलाता है, ग्रेविटी फोर्स। कभी भी कट हो जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कि एक आकर्षण बल है, ठीक है, लगा रहे हैं आप, फोर्स लगा रहे हैं। और द्रव्यमान आपका मास है, उसमें जो युक्त है, मतलब उस मार्ग मध्य मार्ग जो कार्य हो रहा है, बीच वाला जो कार्य करते हैं, उसके माध्यम से निकाय किया जाता है, मतलब उस माध्यम से वो काम करता है, तभी तो महत्वपूर्ण होता है। और उनमें से जो एक अंश कहिए, एक निकाय कहिए, एक हिस्सा कहिए, द्रव्यमान जो है पृथ्वी या किसी खगोलीय पिंड के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। समझ गए? क्लियर बात सही है। तो खगोलीय पिंड द्रव्यमान के बराबर होगा नहीं जी, देख ना रहे हैं, है ना? है कि नहीं? अच्छा, और भी जानकारी है? बी की बात करें, पॉइंट नंबर 2, बी असंपर्क बल का है। विद्युत चुंबकीय बल की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। इसमें क्या है? यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो है आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है। तो विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है। आप देख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आकर्षण क्या होता है? एक स्त्री एक पुरुष के प्रति आकर्षित है, एक स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित है, मतलब ये आकर्षण हो गया, अट्रैक्शन हो गया। उसमें प्रेम नहीं, प्रेम का वास्तविक सच मत बताइए आज की युग में तो नहीं बता सकते। चलिए, प्रतिकर्षण क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव की ओर प्रतिकर्षित है, मतलब एक पॉजिटिव व्यक्ति दूसरे पॉजिटिव व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे एक पॉजिटिव गर्ल दूसरे पॉजिटिव गर्ल से मिली हुई है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि एक पुरुष जो बहुत ही पॉजिटिव है, धार्मिक है, धर्म के साथ चलता है, उसमें ही एक पॉजिटिव लड़की जो कि धर्म के साथ, शास्त्र के साथ, विचारों के साथ चलता है, उसी को प्रतिकर्षण कहते हैं। जिसमें दोनों बराबर के हिस्से में, दोनों प्रतिकर्षण में, मतलब अपने अपने पावर, अपने अपने ऑरे में, उसी को प्रतिकर्षण कहते हैं। ये अपने धुन में है, ये अपने धुन में है। लेकिन
आकर्षण में ये इधर से फोर्स करेगा प्लस वाले, तो माइनस वाले नेगेटिव आके इसमें जुड़ेंगे, बस इतना है। प्रतिकर्षण में दोनों अपने आप में और आकर्षण में दोनों एक दूसरे पे और इन्फ्लुएंस करेंगे, है ना। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, नाभिकीय बल की बात करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। देखिए नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिए। तो सुनिए यहाँ पे, परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल है, याद रखिएगा। नाभिक जो है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल है। इसे हम सामर्थ्य के अनुसार विभक्त किया जा सकता है। इसके सामर्थ्य के अनुसार ही विभक्त करेंगे, बांट सकते हैं। दूसरी बात, हमारा अगर परमाणु संरचना पढ़े हैं तो आपको पता हो प्रबल नाभिकीय बल और दुर्लभ नाभिकीय बल, जो कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो प्रबल नाभिकीय बल जो होता है, एक प्रबल बल है जो नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को एक साथ रखने के लिए आवश्यक है। समझ गए, एक साथ रखने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट है दुर्लभ नाभिकीय बल, जो मूल कणों के मध्य पारस्परिक क्रिया करता है। पारस्परिक क्या करता है, क्रिया करता है, यही है दुर्लभ। दुर्लभ विचारण दिख, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, याद रखिए। परीक्षा स्कोर बिंदु के अनुसार हम थोड़ा सा चलते हैं, समझते हैं। तो सुनिए, दुर्लभ जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पे पावर 25 मतलब 10 25 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। समझ गए, गुरुत्वाकर्षण से 10 पे पावर 25 गुना अधिक शक्तिशाली है। विद्युत चुंबकीय बल जो होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से 10 36 गुना अधिक शक्तिशाली है, मतलब 10 पे पावर कहिए 36 गुना अधिक शक्तिशाली है। प्रबल नाभिकीय बल की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। विद्युत जो होता है स्थैतिक बल से 10 पे पावर 2 या 10 स्क्वायर अधिक दुर्लभ बलों, मतलब जो 10 स्क्वायर है वो अधिक दुर्लभ बलों, दुर्लभ मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं, वीक फोर्स। तो दुर्लभ बलों से 10 पे पावर 13 गुना अधिक शक्तिशाली है, मतलब 10 पे पावर 13 गुना अधिक शक्ति, मतलब पावरफुल है, शक्तिशाली है। समझ गए। अब चलते हैं बल के प्रकार। संतुलित बल, बैलेंस फोर्स, ये क्या होगा, चलिए आप नलिनी अकाडमी शिक्षा मंदिर पे देख रहे हैं। बल के प्रकार की बात करते हैं। संतुलन बल, जिसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं, जब किसी वस्तु का एक साथ घटनाओं से दो घटनाओं तो हमको समझ में नहीं आया, मतलब जब किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो तथा बलों का परिणामी प्रभाव शून्य हो, तो वे बल क्या कहलाएंगे, संतुलित बल कहलाएंगे, बैलेंस फोर्स कहलाएंगे, है ना, बैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। मतलब जैसे F1 F2 एक दूसरे पे परिणामी बल है, एक दूसरे को बराबर हिस्सेदारी में कर रहे हैं, जिसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, शून्य फोर्स लग रहा है, तो इसी को संतुलित बल कहते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को, भारी वस्तु को आपको उठाने की बात की जाए और आप अपना दिमाग ना चलाएंगे, तो भारी वजन उठाइएगा तो शरीर को खाली कष्ट दीजिएगा नहीं, दिमाग के साथ कीजिए तो आपको कष्ट नहीं देंगे, ट्रिक लगा लीजिए, है ना। चलिए वो सब तो बातें अलग है। संतुलित बल क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल जो है कार्य कर रहे हो, तो बल का जो परिणाम है, प्रभाव जो है वो शून्य होगा, और शून्य होगा तभी तो इसे संतुलित बल कहलाएगा। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई समस्या तो नहीं। उदाहरण ले लेते हैं, आपके अनुसार हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है कि यदि एक गुटके को दोनों ओर समान बल लगाकर परस्पर विपरीत दिशा में ले जाया जाता है, विपरीत दिशा में ले जाया जाता है, तब गुटके में कोई गति नहीं होता है। तो गुटके में क्या होता है, कोई गति नहीं, अतः गुटके पर लगा बल संतुलित बल कहलाता है। समझ गए, जो बच्चा देख रहे हैं दोनों तरफ से खींच रहा है, जहां पे किनारे में फंसेगा उसी में संतुलित होगा। जैसे मुख्य पॉइंट हम सुन लेते हैं।
बल बराबर मात्रा में होता है। तो बल जो है बर बराबर मात्रा में नहीं, बराबर मात्रा के हैं यहाँ पे। ये वो पॉइंट है जो पिक्चर में आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये बराबर कर दिया है। बराबर नहीं, बराबर होगा, मात्रा में के हैं, पोज कर रहे हैं। दिशा विपरीत है, दोनों एक दूसरे के विपरीत खींच रहा है, अपने मतलब अपनी ओर खींच रहा है। और परिणाम बल जो है शून्य होगा, परिणाम तो शून्य होगा जब खींच रहे हो बराबर तो। वस्तु स्थिर ही रहती है, समान वेग से गति करती है, मतलब वस्तु उसी जगह रहेगा लेकिन जो खींच रहे हैं उसका जो है समान गति, वो वेग जो है, वेलोसिटी जो है, वो गति कर देगा। क्लियर होगा? चलिए, अब असंतुलित फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, अब अन कर दीजिए। यदि किसी वस्तु अथवा निकाय पर लगे हुए, मतलब कोई वस्तु या कोई अंश पर लगे हुए बलों का परिणामी बल जो है शून्य नहीं, शून्य तो नहीं होगा क्योंकि शून्य कैसे होगा, ये तो अलग हो गया। तब वे बल असंतुलित बल कहलाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए परिणाम बल जो है हमारा शून्य नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि फल जो है पेड़ से नीचे गिर रहा है, तो पेड़ से फल का गिरना ये हमारा असंतुलित बल है। फुटबॉल का गोल की ओर जाना ये भी असंतुलित है, मार दिया गोल की ओर जा रहा है। इसमें भी आप एग्जाम्पल में सोच सकते हैं कि बलों की मात्रा असमान होती है, यह दिशा एक ही होती है, दिशा तो एक ही होगा लेकिन असमान होगा। परिणामी बल शून्य नहीं होते, वस्तु की गति की अवस्था बदल जाती है, वस्तु की गति बदल जाएगी। वस्तु जो है गति करने लगती है या रुक जाती है, यही दो काम करेगी, रुक जाएगी या गति करेगी, दो ही काम। इसमें असंतुलित बल यही है। परिणाम को ले लीजिए, नीचे गिर रहा है, फुटबॉल जा रहा है अंदर, है ना? अब बात करेंगे जड़त्व। ठीक है, तो देखिए इनर टिया, इनर टिया बोलिएगा ना तो याद रह रहे। इनर टिया मतलब इनर कर रहे हैं और टिया कर दिए। टिया मतलब चाय पी, मतलब कि नहीं समझे। देखिए हम समझाने के लिए, जड़त्व का मतलब ये होता है कि किसी चीज पर विरोध का परिवर्तन कर। और इनर्टिया मतलब होता है कि इनर तो कर रहे हैं लेकिन हम फोर्स के साथ अंदर जाएंगे और आपको जितने भी प्रकार के हमसे बलपूर्वक प्रयास कर लीजिए, मैं उसे अपने फोर्स के हिसाब से करूंगा। मतलब मैं परिवर्तन करता हुआ विरोधी हूँ। जैसे आप अभी मुद्दे देखे सीजीआई और मतलब कॉकरोच जनता पार्टी और बीजेपी, तो इसमें जो है जड़त्व का काम कौन किया? सीजेपी। लेकिन जड़त्व कितना भी हो, परिवर्तन तो विरोधी होगा। तो बीजेपी का विरोधी, इस्तीफा तो मिल गई लेकिन जो उस मेन मुद्दा जो है वो मुद्दा तो भटक गए। कहने का मतलब है कि ये समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि अभी करंट में चल रहा है, इसे समझाना। तो इनर है, जड़त्व है, सीजेपी की बात करते हैं। जड़त्व की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था, विराम मतलब आराम कर रहा हुआ अवस्था, अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसी को जड़त्व कहा जाता है। याद रखिएगा, इनर्टिया कह दीजिए, तहरीर, सीजीपी और बीजेपी, यही तो हो रहा है। जड़त्व का काम कर रहा है सीजीपी और बीजेपी तो सत्य में है। तो यही तो है, मतलब कि किसी भी चीज को अगर सुधारना हो थोड़ा विरोध करना होता है, लेकिन व्यर्थ का विरोध करना भी गलत, गलत माना जाता है। तो जड़त्व यही कहता है कि ज्यादा भी विरोध मत करना, नहीं तो परिवर्तन विरोधी हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो यही समझाने के लिए मैंने जड़त्व का एग्जाम्पल लिया। ये करंट में चल रहा था इसलिए आपको समझ में आया। अब ये मुद्दा आपके लिए है, आप लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है, लेकिन इसमें निर्णय क्या सत्य हो रहा है इस पे ध्यान दीजिए। सिर्फ एग्जाम पेपर के लिए सत्य से और चीजों में, अफवाहों में न जाएंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे पब्लिक्स हमी को जो है हमारे यूज करके ही कोई कंधे पे बंदूक चलाता है। इसके कारण हम लोग मूर्ख बन जाते हैं, बाद में पता चलता है वो तो अपना फायदा उठा के निकल गए। तो ये सब पे ध्यान रखिएगा। हम लोग से बड़ा तेज कोई नहीं है और हमसे समझदार कोई नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं और कौन मूर्ख बना रहा है कौन नहीं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि दुनिया में आप खुद अकेले हैं, अकेले लड़ना है, अकेले समझना है। किसी की बातों में इन्फ्लुएंस मत होइएगा।
चाहे स्वयं मैं ही क्यों ना हूँ। बस मेरा कहना है कि आपका एग्ज़ाम है, फोकस। चलिए आगे चलिए। उदाहरण के लिए कागज़ को अचानक खींचने पर जो है पुस्तक जो है स्थिर रहती है। सही बात है। अब पुस्तक है, पुस्तक के नीचे क्या था भाई? इनर कागज़ था। अब कागज़ था, अब एग्ज़ाम्पल में ले लीजिए, जो धर्मेंद्र प्रधान थे, वो शिक्षा मंत्री थे। अब उनके इस्तीफ़ा का तो बहाना था, उनके इस्तीफ़ा लिया जा रहा था। उनकी इस्तीफ़ा जब लिया गया, तो किसकी सुधार हुई बताइए तो? ये नीट की पेपर की बात हो गई है। नीट की पेपर अब होगी कि नहीं? अच्छे से होगी, इसमें चोरी डकैती तो नहीं होगी। अब होगी तो ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को। तो कहने का मतलब है कि इनर का काम किए हैं आप लोग, नीट के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने। अब आपके साथ और लोग खड़े हो गए वो अलग है, लेकिन आप नीट के जो पेपर लीक पे रोक किए, आप अपने बदौलत किए। कोई आपका सपोर्ट नहीं किया है। आपने आवाज़ उठाई, सरकार आपकी बात मानी। वही है जड़त्व, वही है जड़त्व। याद रखिएगा, जड़त्व है हम लोग कागज़ थे और उसके ऊपर रखा हुआ था दबाव पेपर लीक होने का। अब ये नहीं कि क्या है मुद्दा क्या नहीं, ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। हमें ये बताना है कि जड़त्व है क्या? जड़त्व यही है कि इनर है हम लोग। जब तक फोर्स नहीं करेंगे, जब तक विरोध नहीं करेंगे, तो परिवर्तन होगा कैसे? और अगर परिवर्तन होगा, तो जड़त्व के हिसाब से क्या हो कि जब हम एक चादर पे मारते हैं, तो चादर का धूल बाहर निकलता है। तो यही है ना, सुधार करना है। हमारे विचार में बस इतना ही है। मेरी पेपर की बात हो गई, ये तो नहीं होगी। अब हम घर पे बैठ के तैयारी करेंगे, है ना? अब सुनिए, उदाहरण में ले लीजिए, यदि किसी वस्तु के नीचे रखे हुए कागज के एक टुकड़े को अचानक बाहर खींच लिया जाए, तो पुस्तक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कागज को अचानक खींचा जाता है, तो पुस्तक जो है जड़त्व के कारण इस- स्थिर अवस्था में रहती है। किस अवस्था में रहती है? स्थिर अवस्था में रहती है, स्थिर अवस्था में। अब सुनिए, जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। विराम जड़त्व होते हैं, जो आपको विराम रूप से, जैसे सुन, वांछुक, आराम से आंसर न लगे विराम लगा। एक गति जड़त्व, जो कि तीन चार जो कॉकरोच जनता पार्टी थी, वो थे। याद रखिएगा, इसमें राजनीतिक मुद्दा मत लीजिएगा, क्योंकि मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि अभी वो ताजा ताजा मुद्दा है, तो हम याद करवा रहे हैं कि आपकी विरामावस्था गति जड़त्व क्या है ना? जड़त्व को समझाने के लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल अभी वर्तमान में नहीं है। तो गति कर रहा था, रफ्तार के साथ फ्लोवर है ना? तो ये अब दिशा जड़त्व क्या होता है? दिशा जड़त्व वही है कि हमको नीट के पेपर के लिए इस्तीफा चाहिए। यही था ना? और तो नहीं था मुद्दा हम लोग का। अब उसमें और लोग मुद्दे घुस गए वो अलग बात है कि नहीं? लेकिन नीट के पेपर के लिए बच्चों के लिए हम लोग को चाहिए था। तो यही हमारा दिशा जड़त्व है। मतलब दिशा में थे, डायरेक्शन में थे हम लोग, नीट के पेपर के लिए इस्तीफा चाहिए। ठीक है भाई, इस्तीफा मिल गया। अब तो सुधार होंगे। आप लोग अब पढ़ाई पे लग जाइए, है कि नहीं? व्यर्थ की बातों में मत जाइए अब। अब उस पे ध्यान मत दीजिए, न्यूज़ व्यूज़ को छोड़िए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पेपर आएगा, अवश्य आएगा, एग्ज़ाम भी और बढ़िया होगा। अब लिख भी नहीं होगा। तैयारी शुरू कीजिए। तो चलिए, जड़त्व 3 प्रकार के होता है। विराम जड़त्व की बात करते हैं। तो इन इनर्टिया, ऐसे याद करने के लिए तोड़ रहा हूँ। इनर्टिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में था। विराम जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसे ही विराम जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? विराम जड़त्व। देखिए, समझाने के लिए मैंने ये सब चीजों को लिया है पॉलिटिकल थोड़े से, नहीं तो मैं अन्यथा पॉलिटिकल चीजों से ध्यान नहीं रखता, क्योंकि मुझे टारगेट है बच्चों को वो कंटेंट देना। अगर हमको ज्यादा पॉलिटिकल बातें ही करनी है, तो अलग यूट्यूब कंटेंट बातें बनाऊंगा, लेकिन इस पे व्यर्थ के समय नहीं कमाऊंगा। ये समझाने के लिए मैंने जड़त्व का लिया है। दूसरा है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या है? इनर या ऑफ मोशन, मतलब कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यही तो गति का जड़त्व है, यही तो है। जैसे सीडीपी ने रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन नीट के पेपर के लिए बच्चे ही तो खड़े हुए। सीडीपी के जितने भी खड़े हुए वो अलग बात है, लेकिन नीट के पेपर के लिए बच्चे अगर खड़े नहीं होते, तो नीट के पेपर के लिए सरकार नहीं सुनती। यही तो गति जड़त्व है कि जब तक बच्चे सोए हुए थे, सरकार नहीं सुनी।
जैसे ही बच्चे जागे सुन गए, लेकिन बच्चे वही बच्चे जो पेपर के लिए लड़े हैं, अन्यथा के लिए नहीं, दर्द के लिए बेकार। गतिमान वस्तु बिना वाह बल के एक समान गति से चलती रहती है, उसी को जड़त्व गति कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट है दिशा का जड़त्व की बात करेंगे। तो दिशा, अब दिशा तो मिल गई। अब आपको रिजल्ट, अब आपको रिजल्ट देना है, क्योंकि अब तो नीट का पेपर का बात हो गई भाई, जिनके लिए हम लोग लड़ रहे थे। तो याद रखिए वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह जो है अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती थी, उसी को दिशा का परिवर्तन कहते हैं। और यही बात सत्य है। चलती हुई वस्तु अपनी दिशा बदलने का विरोध करता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसलिए आपके लिए सीजीपी बाह्य बल का काम किया है, लेकिन सीजीपी अपने उद्देश्य में था, लेकिन आप लोग अपना स्टूडेंट, अपना मुद्दा स्वयं लड़े, तो जीत आपकी है। यही दिशा का जड़त्व है कि आपने सरकार से डायरेक्ट बात कर ली और सरकार आपकी बात मान ली। ये अच्छी बात है कि सरकार भी आपकी बात मान ली और आप भी अपना जीत मांगी। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, है ना? इस मुद्दे से माफ गई। ये सब भाषण दे रहा हूँ आज इसलिए क्योंकि फिर अब पढ़ा रहा हूँ फोर्स और गति के नियम, इसलिए दे रहा हूँ, अन्यथा मैं व्यर्थ का नहीं देता। और अगर आपको लग रहा है तो मुझे स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। ओके, आगे चलेंगे। सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर इशेक न्यूटन। इशेक न्यूटन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा नाम को दे दिया है गड़बड़, है ना? इसमें है कि सबसे पहले महान जो वैज्ञानिक थे सर इसैक न्यूटन, इसैक के नाम है, सही है लिखा हुआ इसैक न्यूटन ने जो है 1687 मतलब 1687 में गति विषय या गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन अपनी वस्तु, अपनी जो पुस्तक, वस्तु मैंने बोल दिया, पुस्तक प्रिंसिपिया, क्या बोलेगा? प्रिंसिपिया, प्रिंसिपल ऐसे बोली, सिद्धांत बोली, तो प्रिंसिपिया में किया है। क्लियर? तो प्रतिपादन अपनी वस्तु जो होते हैं, गति का 3 नियम बताए हैं, प्रतिपादन किए हैं, कौन किए हैं? तो न्यूटन ने किए। कब किए हैं? 1687 में किए। और न्यूटन की बात हो रही है तो प्रिंसिपिया नाम का एक पुस्तक में इन्होंने बताया है। अब चलिए न्यूटन के गति के विषय में 3 नियम निम्नवत है। न्यूटन के गति के नियम की बात करेंगे हम। अब न्यूटन न्यूटन का जो गति का नियम है, इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे तो सोचिए कि सबसे पहले महान वैज्ञानिक अगर देखा जाए तो सर इसैक न्यूटन नाम था। न्यूटन ने क्या किया? सर इसैक न्यूटन ने क्या किया 1687 में, मतलब 1687 गति विषयक 3 नियम को प्रतिपादन किया। लेकिन किया कहाँ? अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। तो प्रिंसिपिया किसका पुस्तक है बता दीजिए तो हम बताएंगे भाई प्रिंसिपिया जो है ये न्यूटन का पुस्तक है और इसका प्रतिपादन जो गति का 3 नियम है इसी पुस्तक में बताया गया है। और 1687 में ये जो है न्यूटन जी के तहत ये लाया गया, याद रखना। अब सुनिए न्यूटन के गति विषयक 3 नियम की बात करेंगे। न्यूटन के 3 नियम का नियमवत हम चर्चा करेंगे, जिसमें न्यूटन का गति का नियम का प्रथम नियम हम बात करेंगे। तो न्यूटन का प्रथम नियम बोलिए या न्यूटन के गति का प्रथम नियम बोलिए या विषयक नियम बोल सकते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। याद रखिएगा, सही बात है। न्यूटन के प्रथम नियम में देखा जाए, गति के नियम में, तो कहने का मतलब हुआ न्यूटन जी को, न्यूटन जी कह रहे हैं कि भाई कोई भी विराम अवस्था में है, रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, तो आराम ही अवस्था में रहेगा। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहेगा, मतलब गति ही करेगा, गति करता ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य न लगाया जाए। तो कोई बाह्य न लगेगा, तभी तो न्यूटन का प्रथम नियम में हुआ है चर्चा कि न्यूटन का प्रथम नियम सबसे पहले यही तो बता रहे हैं कि भाई आप विराम में रहिएगा तो आप विराम में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप गति पे हैं तो गति में रहिएगा, रुकिएगा नहीं। लेकिन और अगर विराम में है तो जब तक हम बाहरी फोर्स नहीं देंगे कैसे होगा, है ना? तो जैसे कि मान लीजिए हम खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे ना जब तक हम बाहरी बल नहीं देंगे कि चलो भाई आगे बढ़ो, पैर बढ़ाओ,
पैर बढ़ाई भी नहीं करिएगा तो बढ़िएगा कैसे? और गति जब कर रहे हैं तो चल रहे हैं तो चलते रहिएगा। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तो रुकिए, तब तक रुकिएगा नहीं। तो यही तो है कि जब तक बाहरी बल का इच्छा ना हो, मन में ना हो, या बल ना लग रहा हो, फोर्स ना लग रहा हो, मन भी हमारा फोर्स ही है, एक ध्यान रखिएगा। कभी ये मत बोलिएगा कि नहीं है। तो मन की जगाने के लिए बहुत मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। कभी-कभी पढ़ने का मन करता है, कभी-कभी लगता है, "ई छोड़ो यार पढ़ाई।" है ना? तो ये भी तो मन है, मन भी हमारा फोर्स है, एनर्जी है। एनर्जी भी है, फोर्स भी है और बहुत कुछ है। मन को अगर कंट्रोल कर लिए, तो अपनी इंद्रियों का भी कंट्रोल कर लीजिएगा। तो जो चाहे आप अपनी इच्छा से पूर्ण कर सकते हैं। ये वास्तविक सच है। अपने डिसिप्लिन में आ जाइए, आपका जीवन ना बदल जाए तो बताइए। तो बाहुबल ना लग जाए, मतलब ना लगाया जाए। जब तक बाहुबल नहीं लगेगा तब तक न्यूटन का प्रथम नियम सिद्ध नहीं। ठीक है? मतलब कि आप चाहें तो अगर रुकल हैं तो रुकले रहिए, चलना है तो चलते रहिए, जब तक बाहरी प्रेशर नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो सोचिए न्यूटन का प्रथम नियम को 3 नाम से जान गए। अगर प्रथम नियम को जान गए, दूसरा जड़त्व के नियम से जान गए, ऊपर से गैलीलियो के नियम भी जान गए। न्यूटन के प्रथम नियम को ही कहते हैं। आगे सुनिए। चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। आगे की ओर क्या होते हैं? झुक जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री जो गति के जड़त्व में होते हैं, वह अपनी स्थिति का विरोध करते हैं। और अपनी स्थिति का क्या करते हैं? विरोध। यही हमारा गति ऊर्जा का प्रथम नियम, सॉरी, गति का न्यूटन का प्रथम नियम। ऐसे सही मैंने बोला। अब रेखीय संवेग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेखीय संवेग की बात करेंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान अथवा रेखीय वेग के गुणनफल उस वस्तु का संवेग या मोमेंटम कहते हैं। सही बात है। रेखीय संवेग क्या हुआ कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा रेखीय वेग वेलोसिटी और मास के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। कौन सी? संवेग। इसका एसआई मात्रक किग्राम मीटर सेकंड है। देखिए संवेग का किग्राम मीटर सेकंड। और सीजीएस मात्रक जो होता है रेखीय संवेग का, वो है ग्राम सेमी सेकंड, है ना? ग्राम सेमी सेकंड। जैसे कि ये मास है और ये है वेलोसिटी, रेखीय संवेग। तो संवेग p बराबर mv होता है, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान गुणे वेग हो गए। अगर और एग्जांपल लें तो देखिए, यदि पिंड का द्रव्यमान m है और वेग v के साथ जो है गतिशील, तो p का संवेग जो होता है, जो p दिया जाता है, वो क्या होगा? तो हम बताएंगे भाई p बराबर mv। mv मतलब मास गुणे द्रव्यमान। क्लियर? मतलब सॉरी, द्रव्यमान गुणे वेग। ये होगा, देखिए संवेग हो गया दम वेग। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी बोल दिया, क्षमा चाहते हैं। p बराबर क्या हुआ? संवेग। p बराबर क्या होगा? एम भी। एम भी मतलब होगा, एम मने होगा द्रव्यमान, अभी मने होगा वेग। तो वेग गुने या द्रव्यमान गुने वेग हो लीजिए। चलिए डे टू डे साइंस की बात करते हैं जो इसमें दिया जाता है। तो एक कार तथा ट्रक को समान समय से समान वेग प्राप्त करने के लिए कार की तुलना में ट्रक को अधिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक द्रव्यमान की वस्तुओं को अधिक संवेग की आवश्यकता ही होती है। सही बात, अधिक संवेग की ही होगी। और सुनिए, इस प्रकार हल्की वस्तुओं की तुलना में भारी वस्तुओं को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। सही बात, भारी वस्तु को रोकना आसान है, बहुत मजबूत है, मतलब लगेगा, अधिक बल लगेगा। देखिए ट्रक भारी है तो अधिक बल लगेगी, और कार का बल जो है कम में भी काम चलेगा, कम फोर्स में। समझ गए? तो समान समय में समान वेग प्राप्त करने की बात। चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए बंदूक से छोड़ी गई गोली आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, परंतु फेंका गया पत्थर आसानी से लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है या नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि फेंके गए पत्थर की तुलना में बंदूक से छोड़ी गई गोली का वेग जो है, और इस प्रकार से रेखीय संवेग अधिक होगा या अधिक होता है।
मतलब कि बंदूक से छोड़ी गई गोली आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, लेकिन एक पत्थर अपने हाथ से फेंकेगा तो वो लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि फेंके गए पत्थर की तुलना में बंदूक की गोली, जो बंदूक की जो छोड़ी गई गोली है, उसका वेग और इस प्रकार के जो रेखीय संवेग होते हैं, समझ गए, अधिक होता है। रेखीय संवेग अधिक होता है, मतलब पी जो है अधिक होता है। ठीक है, बोलिए। भी से, ये मतलब वेग, मतलब कि गोली अधिक संवेग के कारण आसानी से लक्ष्य को भेज सकती है। अगर अधिक संवेग है तो, अधिक पी है तब, वेग की तुलना में अधिक तो होगा ही। देखिए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत की बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, तो यदि दो या दो से अधिक पिंडों के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का रेखीय संवेग निरंतर रहता है। लेकिन इसमें निकाय कहिए, अंश कहिए, वस्तु कहिए, जो आप कह सकते हैं, तो दो या दो से अधिक पिंड का जो स्थान है, जो जगह है, जो निकलने वाली प्रतिक्रिया है, तो निकाय उसी को हम कहें। तो निकाय पर कोई बाह्य बल लगाएं, मतलब कोई वस्तु है उस पर बाहरी बल लगा रहे हैं, अब बल का कार्य ना करें तो उसका जो अंश का हिस्सा है, जो जगह पे जहां पे फोर्स लगा रहे हैं, जो वस्तु है, जो स्थान है, उसको ही रेखीय संवेग नियत का जो है रहता है, वहां पे रेखीय संवेग नियत रहेगा। इसी मतलब इसे ही रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का याद रखिएगा, जब तक उस पर बाहरी ना लगे। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, M1 और M2 द्रव्यमान के दो गेंदों को टक, टक्कर हो रहे हैं, तो टक्कर से क्या हो रहा है, पूर्व का वेग जो होता है, पहले का जो वेग है U1 और U2, तो U1 U2 तथा टक्कर के पश्चात वेग जो है, इसका वेलोसिटी जो होता है V1 और V2 देख रहे हैं, दो रूप में दिया जाए, टक्कर के पश्चात, टक्कर से पहले और टक्कर से बाद। तो इसमें क्या होता है, V1 और V2 को तब रेखीय संवेग का संरक्षण द्वारा, अर्थात रेखीय जो होता है, देखिए संरक्षण द्वारा ही होगा, संवेग संरक्षण द्वारा ही होगा। तो कैसे होगा, तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा बता देते हैं कि M1 U1 प्लस में हो जाएगा M2 U2 बराबर कितना हो जाएगा, M1 V1 M1 V1 और M2 V2, ये हो जाएंगे हमारा बराबर में। यही हमारा संवेग रेखीय होगा, मतलब कि आपका वेलोसिटी है ना, चलिए आगे चलें। वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी हो जाएगा ना, टक टक्कर के पश्चात, टक्कर से पूर्व तो आपका अलग हो गया ना, कि बाहरी बल के हिसाब से है, पिंड का निकाय के हिसाब से है, संवेग भी तो है, भूलिएगा मत। चलिए आगे चलेंगे। रेखीय संवेग संरक्षण गति की द्वितीय तथा तृतीय नियम का महत्वपूर्ण परिणाम। देखिए, द्वितीय और तृतीय में बहुत भूमिका निभाता है ये गति का, यह निर्देश तंत्र भी कहलाते हैं, रेफरेंस जो करता है, ये निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, रेफरेंस पर, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर काम करता है। उदाहरण देखिए, जब व्यक्ति नाव से नदी के किनारे पर कूदता है तो नाव झटके से पीछे की ओर हट जाता है, समझ गए। सही बात है, नाव से आप कभी नाव पे शपथ कीजिए, बनारस जाइए, वहां पे जब उतरिएगा तो नाव पीछे की ओर जाता है, लगता है कि नाव बह जाएगा, है ना। चलिए, अब रॉकेट का प्रक्षेपण की बात करेंगे, का प्रक्षेपण की बात करते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण को हम पढ़ रहे हैं, तो रॉकेट की गति रेखीय संवेग के सिद्धांत पर आधारित होता है। सही बात है, रेखीय संवेग पर ही काम करेगा ना जी, है कि नहीं। मोमेंटम, संवेग मतलब मोमेंटम, याद रखिए, तो मोमेंटम पे ही करेगा। और सुनिए, जब दलहन कोष्ठ में ईंधन तथा किसी ऑक्सीकारक पदार्थ को मिलाकर विस्फोट कराया जाता है, तो इससे उत्पन्न ऊष्मा के कारण दहन कोष्ठ में दाब बहुत ऊंचा हो जाता है, मतलब प्रेशर जो है ज्यादा ऊंचा, बहुत ऊंचा हो जाए। जैसे रॉकेट का गति देख रहे हैं, प्रतिक्रिया के हिसाब से नीचे आग की ओर फेंकेगा तभी तो ऊपर की ओर जाता है। दहन कोष्ठ इसका देखिए, मतलब दहन जो जल, जहाँ पे तेल उल है उसका ईंधन देखिए ऑक्सीकारक हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीकारक होगा, दहन से निकलेगा, और ये गर्म गैसें जेट के रूप में बाहर निकल जाती है। यही होता है रॉकेट प्रक्षेपण का सिद्धांत पे। और सुनिए, कोष्ठ से
गर्म गैसें जेट के रूप में बहुत तीव्र गति से या वेग से बाहर निकलती हैं, तीव्र वेग से निकलती हैं। ये गैसें रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल आरोपित करती हैं। अतः रॉकेट जो है त्वरित गति से आगे की ओर बढ़ती है। त्वरित गति से आगे की ओर बढ़ती है। न्यूटन का तृतीय नियम की बात करते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम जो है यह प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये बात हम समझ गए। उदाहरण के लिए ले लीजिए, एक 52 केजी द्रव्यमान का लड़का 3 केजी द्रव्यमान की एक स्थिर गाड़ी पर कितने केजी? 3 केजी 2 मीटर सेकंड के क्षैतिज वेग से कूदता है। मतलब कूद रहा है वो, कूदेगा तो नॉर्मल है, वर्टिकल रूप से कूदेगा। गाड़ी घर्षण रहित पहियों, घर्षण रहित पहिया है, घर्षण उसमें नहीं है, पहियों में या पहियों से स्थित है। तो निम्न में से कौन सा एक गाड़ी की चाल को बताइए। 2 चाल आपको है, 2 गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जो है 2 मीटर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, स्थिर है। और कूदने के बाद जो है आपको वेलोसिटी आप यहाँ देख सकते हैं, u1 और u2 के हिसाब से देखिएगा। m2 आपका 3 केजी है। तो हल करते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में बी जो है 1.89 मीटर सेकंड है। तो हल करते हैं, देखिए महत्वपूर्ण सूत्र याद रखिएगा। रेखीय संवेग का सूत्र क्या था, याद है ना? m बराबर एम भी, याद रखिएगा, द्रव्यमान गुने वेग। तो लड़के का द्रव्यमान जो है m1 मानिएगा, 52 केजी है। और वेग मतलब u1, वेलोसिटी 2 मीटर सेकंड, याद रखिएगा, वेग u1। और गाड़ी से कूदने पर लड़के का द्रव्यमान जो है मतलब m2 जो है वो 52 प्लस 3 है, 52 है, क्योंकि 52 और प्लस 3 केजी था ना लड़के का दाम, तो दोनों का दाम जोड़िएगा ना तो 55 हो जाएगा। 55 केजी हो जाएगा तो गाड़ी का वेग मतलब V2 पर रखिएगा। V2 देख रहे हैं आगे की ओर बढ़ रहा है, वेलोसिटी पर बढ़ रहा है। तो V2 रखने पर रेखीय संवेग संरचना जो आधारित है P जो है वह आरोपित करता है। मतलब आरोपित करने पर क्या होगा, तो हम सूत्र याद है, m1 u1 बराबर m2 v2, है ना, पढ़े थे। तो v2 बराबर हो जाता है m1 u1 बटा m2, मतलब 52, है ना, 52 गुने 2, 2 के 2 मीटर सेकंड था ना, 2। और टोटल कितना था, m2 में क्या था, लड़के का और पहिए का, दोनों का जोड़िएगा तो 55 केजी था। इन दोनों को कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 1.89 मीटर सेकंड होगा। न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम की बात करते हैं। तो सुनिए, गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का बल की दिशा में कार्यरत बल जो होता है वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, इसमें संवेग जो मोमेंटम होते हैं उसमें परिवर्तन होंगे, परिवर्तन होंगे तो कैसा होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे। कर्मानुपाती मतलब अनुपाती रूप से नहीं होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अब न्यूटन का द्वितीय नियमानुसार देखा जाए तो उसमें जो हम पहले में पढ़े थे, प्रथम नियम में उसमें पढ़े थे कि स्थिर है, और अगर गति में है तो गति में ही रहेगा जब तक बाहरी बल नहीं लगेगा। इसमें उल्टा हो जाएगा क्योंकि संवेग के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होगा। अब अनुक्रमानुपाती है मतलब कि आगे बताते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियमानुसार अगर देखा जाए तो बल तो है, लेकिन संवेग में परिवर्तन के साथ होगा, मोमेंटम में परिवर्तन होगा तभी होगा। अब मोमेंटम में परिवर्तन होगा मतलब कि आप ये देखिए कि त्वरण होना इंपॉर्टेंट है। द्वितीय में त्वरण की भूमिका होती है, एक्सेलरेशन बोला जाता है ना। तो त्वरण का हम इंडिकेशन देते हैं ए से। तो अब देखिए कि संवेग बराबर होता है पी का बराबर होता है एम भी, है ना। तो यहाँ पे देखिए सूत्र है कि संवेग परिवर्तन की दर देखा जाए तो बल और अल्फा के, आप ये भी सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि बल अल्फा संवेग परिवर्तन की दर मतलब एफ गुने एफ अल्फा कर दीजिए या गुना कर दीजिए पी बटा टी कर दीजिएगा। ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल वाला जो देख रहे हैं आप, ट्रायंगल पी बराबर जो है ये संवेग के परिवर्तन, और ट्रायंगल टी जो है समय में परिवर्तन की बात करता है। ये जो आपका ट्रायंगल है ये परिवर्तन को इंडिकेट करता है।
याद रखिएगा। समय के परिवर्तन और समय के परिवर्तन की समय के परिवर्तन और समय के परिवर्तन। अब जैसे गति से दूसरे नियम से अगर बात करें तो F बराबर हो जाएगा m। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो पहले हम पढ़े वो वाला पढ़े, है ना? अब इसमें जो है दूसरा जब नियम पढ़ रहे हैं तो F बराबर हो जाएगा, फोर्स बराबर a में हो जाएगा, मतलब कि द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा। समझ गए? F मतलब बल, बल मतलब न्यूटन के, याद रखिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कि m बराबर 1 kg, a बराबर है 1 मीटर सेकंड स्क्वायर, तो a बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए F बराबर बल बताइएगा, m बराबर द्रव्यमान बताइएगा जो कि केजी में इंडिकेट करते हैं, और बल को न्यूटन में इंडिकेट करते हैं, a को त्वरण, त्वरण को मीटर सेकंड स्क्वायर में करते हैं। तो आप ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। अतः देखा जाए तो 1 न्यूटन वह बल है जो 1 केजी द्रव्यमान वाले पिंड में 1 मीटर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। 1 मीटर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने में आवश्यक है। अब न्यूटन का गति विषय की बात करें, तृतीय नियम की बात, ठीक है? ज्यादा नहीं था वो, उसमें बस त्वरण की भूमिका है गति के द्वितीय नियम में, ठीक है? अब गति का तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट, पहला और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें विपरीत क्रिया होगी। तो गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर जो बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगाती है, किंतु विपरीत दिशा में लगाती है, मतलब उल्टा दिशा में लगाएगी तो बल उतना ही, लेकिन विपरीत दिशा में, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, याद रखिएगा। तो इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे वस्तु ए है और वस्तु बी, तो आप देख सकते हैं ए द्वारा बी पर बल लगाया जा रहा है और बी द्वारा ए पर बल लगाया जा रहा है, मतलब कि ए बराबर ए बी बराबर माइनस में ए बराबर बी है, प्रतिक्रिया हो रहा है ना, तो परिणाम समान होगा लेकिन दिशा में विपरीत होगा। परिणाम निर्णय जो है समान ही है, बराबर ही है, लेकिन दिशा डायरेक्शन विपरीत होगा एक दूसरे का। जैसे में मान लीजिए तैराक को ले लीजिए, आप अच्छे से जानते हैं पानी नहीं ढकेलेगा तो आप आगे बढ़िएगा नहीं, सॉरी, पानी नहीं ढकेलेगा तो आगे बढ़िएगा नहीं। तो सुन लीजिए, जब एक तैराक अपने हाथ द्वारा पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, तब पानी भी तैराक को उतने ही बल से आगे की ओर ढकेलता है, जिससे तैराक पानी में आसानी से तैरने लगते हैं। तो यही नियम है। आप देखते हैं इम्पल्स, है ना? इम्पल्सेस बोलिए, इम्पल्स ऐसे याद किया, आवेग, वेग, आवेग। आवेग है तो आवेग में क्या होता है? वेग तो उसमें लगा हुआ है और पल्स आपका है, आवेग है, इम्पल्स है जी, समझ गए? और आवेग को हम इंडिकेट करते हैं आई से, आवेग, इम्पल्स है ना, तो आवेग का इंग्लिश वाला जो इम्पल्स है उसमें आई लगा, एफ बल फोर्स। और ट्रायंगल जो देख रहे हैं टी और ट्रायंगल पी, ऐसे याद रखिएगा, तो समय अंतराल और संवेग के परिवर्तन को इंडिकेट करता है। तो आवेग बराबर क्या हो जाता है पता है? संवेग परिवर्तन बराबर बल गुने समय अंतराल। तो आई आवेग का हो गया, बराबर ट्रायंगल पी संवेग परिवर्तन है, बराबर एफ गुने ट्रायंगल टी समय अंतराल। ठीक है, अब देखिए आवेग की बात करें तो आवेग एक हमारा सदिश राशि है, आवेग हमारा सदिश है, संवेग भी हमारा सदिश था, आवेग भी हमारा सदिश है। इसका एसआई मात्रक जो है न्यूटन सेकंड होता है। किसका? आवेग, आवेग का अगर एसआई मात्रक पूछे न्यूटन सेकंड बता देना, या किग्रा मीटर सेकंड स्क्वायर बता देना है, केजी एमएस बता देना होता है। सीजीएस जो होता है, सीजीएस जो होता है वो मात्रक डाइन सेकंड होता है, तो डाइन सेकंड बता दीजिएगा। सीजीएस का मात्रक का आवेग के रूप में ही देखेंगे और तृतीय नियम ही पढ़ पाए। आप याद रखिएगा, पहला नियम में हम पढ़े स्थिरता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बिना बाहरी फोर्स के। दूसरा में पढ़े अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती पढ़ते हैं, या आप इसे बोल सकते हैं कि त्वरण की बात करते हैं दूसरे में। तीसरे में हम आवेग की भी बात करते हैं, बस इतना ध्यान, है ना? यही था ना? चलिए और सुनिए, आवेग वह स्थिर नहीं रहता, मतलब आवेग जो है, आवेग वह स्थिर नहीं रहता, मतलब कि आवेग बल स्थिर नहीं रहता है, आवेग बल स्थिर नहीं रहता है। यह आवेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, याद रखिएगा। बल के प्रभाव में पिंड का संवेग बढ़ता है
घटता है और अपरिवर्तित रहता है। याद रखिएगा, प्रभाव में बढ़ेगा भी, घटेगा भी, अपरिवर्तित भी रह सकता है। परिवर्तित बल का आवेग जो होता है, बल तथा समय अक्ष जो ऑर्बिट के एक्सिस की समय अक्ष वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रों के बराबर होता है। तो जितने भी क्षेत्र में घेरे गए हैं, जैसे मान लीजिए बल्ले से गेंद को मारना, ये आवेग का ही है ना जी, है ना? आवेग का ही है। इसके कारण ही है। बंदूक का चलाना, जैसे बंदूक तो मार दिए, निशाना तो साध लिया, लेकिन पीछे की ओर थोड़ा-सा बैक करेगा। जैसे बैट को पीछे थोड़ा लीजिए तभी तो मारिएगा बैट बॉल, है ना? तो ये आवेग का ही है। विपरीत क्रिया हो रहा है ना? ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ऐसे रॉकेट वाला जो है अच्छा है। डे टू डे साइंस की बात करेंगे, पूछता है सवाल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ले लीजिए, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपना हाथ पीछे खींचता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके तथा संवेग जो होता है वो शून्य हो सके। संवेग शून्य हो जाए। संवेग का मतलब क्या है? दोनों तरफ से बराबर फोर्स होना चाहिए, तभी तो शून्य है। तो संवेग का प्रभाव है शून्य हो सके या शून्य हो जाए। तो हाथ पीछे की ओर खींचने से बल जो है अधिक समय तक लगता है और संवेग जो है शून्य होता है। आगे चलेंगे। रेलगाड़ी के डिब्बों की जो शटिंग होती है, शटिंग यहाँ पे कर दिया है, शटिंग ही होता है। और शटिंग के दौरान जो है गंभीर क्षत से बचाने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। बफर्स जिसे बोलते हैं, का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रतिरोध की उपस्थिति के कारण समय के प्रभाव में जो है वृद्धि हो जाता है। समय के प्रभाव में वृद्धि हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, जिससे झटकों के दौरान बल कम हो जाता है, अतः नुकसान में कमी हो जाती है। यही है, आप देख सकते हैं रेलवे का जब हम जोड़ते हैं, एक दूसरे के बोगी जोड़ते हैं, है ना? तो समय बढ़ने पर बल कम हो जाता है और झटके से नुकसान कम होता है। चलिए, निर्देशन तंत्र की बात करें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। इसमें है कि यह निर्देश जो निर्देशांक है का समूह है, जिसका उपयोग किसी कण की गति तथा गतिमान कणों की स्थिति का निर्धारण करने में किया जाता है। अब देखिए, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करें। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करेंगे। यदि किसी कण के सभी त्वरण वास्तविक बलों के कारण होता है, तो ऐसे निर्देश तंत्र जड़त्वीय के रूप में होता है। जैसे पृथ्वी के सापेक्ष जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। इनर्शिया फ्रेम जिसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब इनर नहीं, जैसे पृथ्वी का चक्र लगाए, मान लीजिए मून, है ना? इस तरह का आप समझ सकते हैं। आप सुनिए, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? दूसरी ओर यदि कण के त्वरण आभासी हो, आभासी बल के कारण ऐसे निर्देश तंत्र अजड़त्वीय के रूप में जाना जाता है। गाड़ी के सापेक्ष या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में होता है, गाड़ी के सापेक्ष जो आसपास चलता है। लिफ्ट में व्यक्ति का आभासीय भार की हम बात करेंगे। आभासीय भार पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे कि है क्या, है ना? तो चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि माना एम द्रव्यमान का एक व्यक्ति लिफ्ट में है, मतलब लिफ्ट में है, तब उसका वास्तविक भार जो होता है mg हो जाता है। मतलब द्रव्यमान और ग्रेविटी मिल जाते हैं तो mg हो जाती है। जब यह भार जो है, मतलब भार बल के रूप में देखना है, लिफ्ट नीचे की दिशा में कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप जो है लिफ्ट प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर आर लगाता है। जैसे कि मान लीजिए नीचे की ओर वास्तविक भार ये है, नीचे है इसका आदमी का पैर का, लेकिन ऊपर की ओर जाएगा तो भार तो बढ़ ये करेगा ना, क्या करते हैं वो, गुरुत्वाकर्षण होंगे, भार महसूस होगा। तो आभासीय भार जो है, आभासीय भार बराबर आर होता है। अब ये बताइए कि आभासीय भार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना? आभासीय भार को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, बता सकते हैं? बताइए। अगर
इंग्लिश में आप समझ जाइए, तो आप अच्छे से जानते हैं, है ना? तो आप इसे तोड़ दीजिए। देखिए, अप पेरेंट वेट बोलेंगे। अप पेरेंट वेट मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? अप मतलब हम, अब पेरेंट मतलब मेरा पूरा शरीर, परिवार से ही बना है, ऐसे याद करवा रहे हैं। और वेट मतलब हमारा पैर का जो वजन है, उसे वेट कहेंगे। वही तो है हमारा आभासी। ये याद करवाने के लिए मैं ऐसे उपयोग करता हूँ। तो याद रखिएगा कि संपर्क सतह द्वारा व्यक्ति पर लगाए गए प्रतिक्रिया को वस्तु का आभासी भार कहते हैं, अपेरेंट वेट कहते हैं। अब पेरेंट वेट ऐसे याद कर लीजिए। एपी को अलग कर दीजिए और पेरेंट अलग कर दीजिए और वेट अलग कर दीजिए। तो हमारे ही प्रतिक्रिया देंगे ना, हमारे पैर से प्रतिक्रिया हो रहा है और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। क्लियर हो गए? आगे चलेंगे। मान लीजिए किसी लिफ्ट में व्यक्ति के भार में परिवर्तन कैसे होती है, उस स्थिति में हम जानेंगे। समझ गए? अब जानेंगे तो सुनिए। स्थिति 1, स्थिति 2 और स्थिति 3 को। आगे तो जब लिफ्ट या एलिवेटर विराम अवस्था में मतलब रुका हुआ है, तब व्यक्ति का आभासीय भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर ही होगा, शून्य हो जाएगा। मतलब ए बराबर शून्य हो जाएगा, मतलब आर बराबर mg हो जाएगा। लेकिन जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, मतलब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो इस दशा में व्यक्ति का आभासीय भार जो होता है, अब पेरेंट वेट जिसे बोलते हैं आभासीय, मतलब अपना पेरेंट माता पिता का बना हुआ शरीर, और वेट मतलब वजन। अब पेरेंट मतलब पेरेंट क्या है? पेरेंट जो है हमारे माता पिता से जो निर्माण हुए हैं, उसी को तो पेरेंट बोलते हैं। अपेरेंट आभासी, आभास होता है तभी तो आभासीय भी। इसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। याद रखिए, तो आर बराबर एम जी ए भी हो जाएंगे, मतलब एक समान है दोनों, मतलब वेलोसिटी में है दोनों, वेग में है। ये देखिए, ये समझाने के लिए मैंने किया कि अपेरेंट मतलब आभासीय भार। तो अप का मतलब होता है हम, और पेरेंट का मतलब होता है कि माता-पिता से बना हुआ अंश से हम लोग पैदा होते हैं। इसलिए मैंने उसे समझाने के लिए ये जोड़ दिया। अब वेट माने वजन। अब सुनिए स्थिति तीसरा, जब लिफ्ट त्वरण, त्वरण मतलब ए, जाती है। त्वरण का इंग्लिश में हम उच्चारित क्या करते हैं बताइए तो? हम उच्चारण क्या करेंगे? ए का मतलब क्या होता है ना? बताइए। आप बताएँगे तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। बढ़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का आभासीय भार जो होता है, इसके वास्तविक भार से अधिक होगा। जब ऊपर की ओर जाएगा ना, तो इसका जो पैर का वजन है, पूरे शरीर का वजन है, नीचे दबा रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रतिक्रिया करेगा तो आर बराबर एम, ब्रैकेट में कर दीजिए जी प्लस ए। जी प्लस ए मतलब हो गया ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो गुरुत्वा प्लस ए मतलब त्वरण। ये हो जाते हैं हमारे विपरीत क्रिया में। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई चलिए, अब स्थिति को हम चौथे स्थिति में देखते हैं। अब मान लीजिए कि हम नीचे की ओर आएगा लिफ्ट, तो नीचे की ओर आएगा लिफ्ट, तो अब बताइए क्या होगा? आर बराबर एम जी माइनस ए, जी माने ग्रेविटी, मतलब त्वरित, और ए माने त्वरण, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन, है ना? याद रखिएगा। अगर मान लीजिए इस स्थिति में ए बराबर जी है, मतलब त्वरण बराबर ग्रेविटी है, तो नीचे की ओर है। तो नीचे की ओर होगा तो भारहीनता होगा। जी नीचे आएगा तो भारहीनता होगा ना, नीचे आते समय भी माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाते समय प्लस में हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही लिफ्ट 6 देखिए, 5 तो देख ली, 6 देखिए। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से उठकर उसकी छाती पर आ जाएगा। इसलिए आभासीय बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा। इससे वह उठकर छत से जा लगेगा।
मतलब अगर लिफ्ट अचानक मान लीजिए नीचे जाके धड़ाम से करे तो ऊपर फेंका जाए, ऊपर फेंकाएगा तो समझ जाइए त्वरण का ज्यादा है तभी तो ग्रेविटी का दिक्कत है। मतलब त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, समझ गए? मतलब कि ये हो जाएगा कि r बराबर m तो रहेगा ही द्रव्यमान, g माइनस a रहेगा, ग्रेविटी माइनस त्वरण रहेगा और 0 शून्य हो जाएगा। क्योंकि भाई ऊपर की ओर हो गया ना भार, नीचे तो खत्म हो गए। चलिए, क्लियर। अब हम चलते हैं शगामी मतलब जुड़ाव, मिलजुल कर, जैसे इसमें पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा-सा क्या है कि बल एक सदिश है जो योग के समानांतर चतुर्भुज के नियम, योग के त्रिभुज नियम की पालन करता है। उसी को शगामी बलों का संतुलन या बैलेंस बोलते हैं। मान लीजिए समचतुर्भुजी है, वो नियम पे चलता है लेकिन त्रिभुज जैसा भी ये काम करता है ना? आप ध्यान रख सकते हैं, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। समचतुर्भुज ये भी है। अब देखिए मान लीजिए आगे चलते हैं, मान लीजिए कि दो बल F1, F2 एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं और उनके बीच का कोण जो है थीटा है। तब सदिश योग नियम से दोनों बलों का परिणामी मतलब एफ आर इस प्रकार दिए गए हैं। मान लीजिए एफ आर बराबर होता है F1 F2 और प्लस 2 F1 F2 cos थीटा होता है। स्क्वायर में 2 स्क्वायर रहेगा, F स्क्वायर दोनों पे रहेंगे, F1 पे भी F2 दोनों का A1 प्लस B1 है ना, A प्लस B प्लस 2AB है ना, उसी सूत्र है cos थीटा, ऐसे याद रखेंगे। थीटा बराबर 0 डिग्री दोनों बलों का समान दिशा दिखाता है। थीटा का 180 डिग्री दोनों बल के विपरीत दिशा में दिखाता है। थीटा बराबर 90 डिग्री दोनों बल का लंबवत होता है, परस्पर। अब घर्षण की बात करें, फ्रिक्शन की बात करेंगे। घर्षण क्या है? तो सुनिए, कोई वस्तु जब किसी दूसरे वस्तु की सतह पर फिसलता है या लुढ़कता है अथवा ऐसा करने का प्रयास करता है या करती है, तो उनके मध्य होने वाले अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी दिशा सदैव वस्तु की अपेक्षा गति की दिशा में विपरीत होती है। घर्षण के प्रकार की बात करेंगे तो स्थिर घर्षण, गति घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण, लुढ़कना घर्षण, ये सब सवाल है। घर्षण के प्रकार में स्थैतिक घर्षण जो कि स्थितिक घर्षण भी बोल सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है तो गति की अवस्था में आने से पहले दोनों वस्तुओं को स्पर्शी स्पर्शी मतलब तल नीचे तलों के मध्य लगने वाले घर्षण बलों को ही स्थैतिक घर्षण कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। यह स्वतः समायोजित बल होता है तथा आरोपित बल के बढ़ने पर यह भी बढ़ता है। मतलब किसी के बाहरी बल या खींचने से या आपको किसी के प्रभाव के कारण होता है, किसी के ढकेलने से होगा, अन्यथा वह स्थिर ही रहेगा। तो स्थैतिक घर्षण जो होते हैं से एफएस से इंडिकेट करते हैं बराबर यू आर यू एस करते हैं। यू जैसा इंडिकेशन जो होता है उसे आप क्या बोल सकते हैं? स्थैतिक घर्षण को ही इंडिकेट किया जाता है यू जैसे। ये जो स्थैतिक घर्षण का गुणांक है, स्थैतिक जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, उसके बल का गुणांक जो होता है उसी को इंडिकेट करते हैं यू जैसा और 3 कर देते हैं, ठीक है? जैसे आर मतलब होता है प्रतिक्रिया बल। तो घर्षण कोण जो थीटा है होता है, वो स्थैतिक घर्षण गुणांक होते हैं। ये tan थीटा होते हैं, याद रखिएगा। अब उदाहरण के लिए आप मान लीजिए 2 केजी द्रव्यमान का एक ब्लॉक 3 केजी द्रव्यमान के एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। दोनों ब्लॉक के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है। तो नीचे वाले घर्षण को क्षैतिज घर्षण F से इस प्रकार खींचा जाता है कि दोनों ब्लॉक बिना फिसले एक साथ चले जाते हैं। त्वरण को 10 मीटर सेकंड स्क्वायर के रूप में लेते हुए घर्षण बल का अधिकतम मान है। तो अधिकतम मान जो है वो कितना है? 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, 4 न्यूटन या 10 न्यूटन। तो 4 न्यूटन। 4 न्यूटन कैसे होंगे? सुनिए। एम बराबर कितना था मेरा? 2 केजी। बड़ा एम बराबर कितना होगा? 3 केजी। और आपका जो स्थैतिक ऊर्जा का गुणांक जो था, बल का गुणांक, वो 0.2 है। जैसे और ए बराबर होता है 10 मीटर सेकंड। त्वरण पूछ रहा है।
अब आप देख लीजिए, इसी हिसाब से आप सोचिए, ज्ञात करना है कि घर्षण बल का अधिकतम मान है, मतलब F बराबर mx। तो इसमें देखिए कि जो ऊपरी ब्लॉक का द्रव्यमान जो है, ऊपरी ब्लॉक का द्रव्यमान वो है m बराबर 2 केजी और स्थैतिक घर्षण का गुणांक जिसे U जैसा इंडिकेट करते हैं, उसका है 0.2। याद रखिएगा। तो याद किया चित्र से देखिए कि घर्षण बल में F बराबर जो होगा U3 न्यूटन होगा। मतलब U3 न्यूटन नहीं बोलिए, स्थैतिक घर्षण गुणांक गुनी न्यूटन बोलिए, है ना? ये इसी का इंडिकेशन है ना जी? चलिए, अब समान बल बराबर मतलब न्यूटन बराबर mg होता है, मतलब N बराबर mg। mg है तो उसे हम 2 गुने 10, 2 गुने 10 क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमारा A जो है, त्वरण जो है A है, mg है, ग्रेविटी त्वरण के रूप में रखेंगे। तो 20 न्यूटन होंगे और 20 न्यूटन जो हैं, याद रखिएगा F बराबर फोर्स बराबर कितना होंगे? तो हमारा जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है वो 0.2 है, गुना 2 है, फिर 10 से गुना कर दीजिए तो आपका पॉइंट से काटिएगा, तो ये पॉइंट जो है नीचे आएगा, तो ये 5 काटिएगा और ये 2 हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएंगे, तो 4 न्यूटन, है ना? तो इस तरह का आप निकाल सकते हैं। ऐसे मैं और अच्छे से बेहतर से समझाऊँगा, लेकिन अभी समय थोड़ा-सा मेरे पास नहीं होने की वजह से मैं आपको समझा नहीं पा रहा था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि और भी बेहतर कॉमेडी के साथ, फन के साथ समझाऊँगा। घर्षण के प्रकार की बात करेंगे तो सीमांत घर्षण बल की स्थिति की बात करेंगे। सीमांत घर्षण बल जो है F1 बराबर, आप ये जो U जैसा इंडिकेशन समझते हैं, इसे और भी रूप में जाना जाता है, लेकिन हम इसे यूँ ही कहेंगे, U1 R कहेंगे। मतलब कि इसका मतलब होता है कि सीमांत घर्षण गुणांक हो या सीमांत घर्षण बल का गुणांक हो, मतलब इसी को इंडिकेट करते हैं। मतलब गुणांक को इंडिकेशन दिया जाता है ज्यादातर। और R बराबर अभिलंब प्रतिक्रिया। तो ये सीमांत का और भी प्रतिक्रियाएं हैं जो कि लंबे समय से चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ये सब तो बातें छोड़िए, अब चलते हैं गतिज घर्षण बल की बात करते हैं। गतिज घर्षण बल होते हैं, गति कैसे बोला जाता है? गतिज नहीं, गति। मतलब काइनेट आप ये भी बोल सकते हैं कीनेटिक या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए काई करिएगा, मतलब किनेटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, गतिशय, गतिशक, गति कर रहा है। मतलब कि जब एक वस्तु अन्य वस्तुओं की सतह पर वास्तव में गति करता है, तो उनके मध्य जो है अपेक्षित गति का विरोध करना वाला जो बल है, बल की गति घर्षण बल कहलाता है। याद रखिएगा। मतलब एफ के कहिए, के मतलब होता है काइनेटिक, काइनेटिक मतलब होता है गतिक, गति घर्षण बल मतलब एफ के बराबर होता है यू के न्यूटन। मतलब यू जैसा इंडिकेशन यू नहीं है ये गति घर्षण गुणांक है, ये गुणांक को इंडिकेशन देता है। समझ गए? देखिए, अगर मैं शुरू से बताया नहीं, लेकिन बता देता हूँ, नहीं तो बाद में कहिएगा लगता है सर को आ नहीं रहा है इसलिए बहाना मार दिस। याद रखिएगा, इसे यू को जो है म्यूस बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। म्याऊ सुने हैं? म्यू। तो म्यू बोला जाता है, लेकिन ऐसे हम हमेशा बता रहे हैं गुणांक को एक तरह से निकट किया जाता है। तो याद रखिएगा अभिलंब की प्रतिक्रिया है। तो गति के जो होते हैं घर्षण बल का मान जो है तलों के अपेक्षित बल के मानक पर निर्भर नहीं करता है। इसके मानक पर निर्भर नहीं करेगा, परंतु अधिकतम जो वेलोसिटी होते हैं, वेग होते हैं, वेग के लिए इसका मान जो है नगण्य होता है, शून्य होता है, याद रखना। यही है हमारा गतिक घर्षण फोर्स। गतिक घर्षण फोर्स के प्रकार भी बताए गए हैं। एक तो लोटनिक घर्षण बल बताया गया है, एक सर्पिल घर्षण, सर्पिल मतलब सांप, सांप जैसा बता दीजिए, खींचने वाला पटरी, है ना? ऐसे याद रखेंगे। तो लोटनिक घर्षण बल जो है, जो कि रोलिंग होता है गोल-गोल चक्का को, और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स जो कि सरकने वाला होता है ना? समझ गए। तो जब कोई वस्तु किसी सतह पर लौटती है, तो वस्तु तथा सतह के बीच लगने वाला जो बल होता है, उसे लोटनिक फोर्स मतलब लोटनिक घर्षण बल कहते हैं, मतलब रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे भाई। लोटनिक घर्षण, एक मिनट, लोटनिक घर्षण बल जो है स्थैतिक या गति घर्षण बल की तुलना में नग्न होता है। इन दोनों के मामले में नग्न है, शून्य है। अब सर्पिल घर्षण की स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है, तो सरकने वाले वस्तु या उस सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को ही सर्पिल घर्षण बल कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। सर्पिलर जो सर्पल सर्पिल बोलिए या स्लाइडिंग फ्रिक्शन बल जो है सदैव लोटनिक
घर्षण बल से अधिक होता है। हाँ, सही बात है, सरकने वाला जल्दी है ना जी। अगर ढलकों पर अभी सरकते हुए नीचे चले जाएगा, रुक भी नहीं करेगा उसमें, घर्षण तो अधिकतम हो जाता है। चलिए, अब देखिए घर्षण बढ़ाने की विधि बहुत सारे हैं। मान लीजिए सतह को खुरदरा बना लीजिए, जूता जैसे हमारा होता है, बनाकर उसे अनियमित बढ़ाया जा सकता है। आप 10 केजी वजन वाला ले लीजिए, वजन के कारण रोक सकते हैं। चिपकने वाला पदार्थ से ले लीजिए, हाँ, तो ये सब है। चलिए ये सब जो है आप देख लीजिएगा, इस तरह का सतह जो है आते रहते हैं। द्विश दाब वृद्धि द्वारा होता है, मतलब दबाव द्वारा होता है, चिपकने वाला जो पदार्थ है, पुस्तक है, उससे भी होता है। अब देखिए अपकेंद्रीय बल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें अपकेंद्रीय बल पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपकेंद्रीय बल जो है, इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अभिकेंद्रक बल को हम सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रक को बोलेंगे, याद रखिएगा। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, याद रखेंगे। तो अवकेंद्रीय बल की बात करेंगे, तो ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है या करता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अवकेंद्र बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। समझ गए? क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। क्लियर हो गए? मतलब एक बराबर द्रव्यमान गुणित अभिकेंद्रीय बल, मतलब कि F बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर होगा। F बराबर एम आर, और ये W क्या है ये हमको नहीं पता। W होता है पिंड, पिंड का कोणीय वेग को कहा जाता है, W जैसा इंडिकेशन ले लेते हैं, तो V बराबर आर डब्ल्यू हो जाएंगे। यही आंसर। चलिए आगे चलते हैं कि अपकेंद्रीय बल आधारित कुछ परिघटनाओं की बात हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अपकेंद्रीय बल मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, बात क्लियर है। यही तो है। मान लीजिए सूर्य पृथ्वी जो है हमारा वृत्तीय रूप से घूम रहा है, और ये हमारा चंद्रमा भी घूम रहा है। पीवाईक्यू वन लाइनर तथ्य की बात करेंगे। अब वन लाइनर है और ये समाप्त होगा। इसका एमसीक्यू भी करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी ये वन लाइनर देखिए, कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा। महामैराथन भी करवा दूंगा। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्लभ बल होते हैं, ये तो हम पढ़े थे। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पे पावर 36 गुना अधिक शक्तिशाली है। संवेग एक सदिश राशि है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। सुनिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम जो है क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर ही होते हैं, तो उसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। घर्षण बल संपर्क सतह को समानांतर और गति की दिशा में विपरीत कार्य करता है, ये तो बात सत्य है, तीसरा नियम भी यही है। और दो पिंडों के बीच जो घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहा जाता है, मतलब सलाइंडिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। सर्कुलर सर्पिल जैसा होता है, स्लिपिंग कहिए। देखिए सर्पिल घर्षण सदैव जो है लोटनी घर्षण से अधिक होता है, ये तो बात हम जानते हैं। स्लाइडिंग वाला सबसे अधिक होगा ना जी, किसके मुताबिक? रोलिंग के मुताबिक, वही तो है लोटनी। घर्षण के बिना वाहनों के ब्रेक काम नहीं करेगा, घर्षण नहीं होगा तो काम ही नहीं करेगा, फेल हो जाएगा ब्रेक। घर्षण के बिना कागज पर लिखना संभव नहीं है। घर्षण एक संपर्क बल है, बिना संपर्क से घर्षण होगा भी नहीं। दुर्लभ नाभिक बल के या दुर्लभ नाभिक फोर्स की परास जो है 10 पे पावर -16 मीटर तक होती है। याद रखना है, छोटी छोटी तत्व बड़ी सफलता की कुंजी होती है। ये नलिनी अकादमी की तरफ से थोड़ा सा पॉइंट दिया गया है। परमाणु में वृत्तीय गति की अगर बात करें, तो हम परमाणु में वृत्तीय गति हम पढ़े हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमते हैं, और ये जो है परमाणु के केंद्रीय परिक्रमा से होते हैं। अब चलिए ये सब तो बातें बाद में करेंगे। अब केंद्रीय बल की बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे। अभी केंद्रीय बल पढ़े, अब केंद्रीय बल पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह एक ऐसा बल है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई पिंड वृक्क पथ पर गति कर रहा होता है। इसे अभिकेंद्रीय बल की क्रिया माना जाता है। यह वक्रता के केंद्र से दूर और त्रिज्या के साथ कार्य करता है। याद रखना है। अब जैसे अपकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग की बात करें, जैसे हम पढ़ रहे थे, इसमें सड़कों का जब कोई वाहन किसी घुमावदार सड़क पर घूमता है, तो उसे कुछ अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता तो होती है, लेकिन अपकेंद्रीय बल तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो देखिए
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे तो एक उपकरण है जिसके माध्यम से हल्के कणों और भारी कणों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है किया जाता है यह तो ये अपकेंद्रीय बल नहीं होंगे अपकेंद्रीय बल होंगे ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांतों पर जो है कार्य करता है देख रहे हैं पीस कर अलग कर देता है वॉशिंग मशीन हमारा अपकेंद्रीय बल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ठीक है याद रखिएगा अब इसमें आवेग सब तो पढ़ चुके हैं चलिए वो वन लाइन तत्व की बात करें मान लीजिए वॉशिंग मशीन ड्रायर अभिकेंद्रीय बल के कारण पानी के कण पात्र को दीवारों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलते हैं देखिए ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है वॉशिंग मशीन में जो ड्राई होता है याद रखिएगा लेकिन यहाँ पे हमको बताया गया है अपकेंद्रीय बल तो ये जो आपका दिया हुआ है अपकेंद्रीय बल के बारे में ये पॉइंट को गलत है यहाँ पे हम बता देते हैं क्लियर कर देते हैं नहीं तो कहिएगा सर आपने तो ये बताया लेकिन दे रहा है गलत सर तो हम बता देते हैं अपकेंद्रीय बल के बारे में देखिए सड़कों का बंकन होना अपकेंद्रीय बल अपकेंद्रीयता की कारण बात करता है सेंट्रीफ्यूगल का बात करें क्रीम सेपरेट जो होता है क्रीम को हटाना वॉशिंग मशीन का ड्राई करना ये सब जो है अब केंद्रीय बल के कारण ही होता है याद रखिएगा लेकिन पानी के कण को अलग करता है अब अब केंद्रीय बल अब केंद्रीय बल सुखाता है याद रखिएगा मतलब सुखाने का काम जो करता है पानी को अलग करके सुखाता है वो अब केंद्रीय बल और इसी के मदद से जो किया जाता है उसे हम अब केंद्रीय बल कहते हैं बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं अब देखिए यहाँ पे देखेंगे आवेग को किसी पिंड पर अल्प समय के लिए लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ये बात है आवेग के आयामों रेखीय संवेग के समान होता है ये भी बात ध्यान रखना है रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है ये भी बात सत्य है न्यूटन की गति का प्रथम नियम दूसरा नाम जो है जड़त्व नियम है और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है स्थैतिक घर्षण एक प्रकार के घर्षण है जिसे स्व समायोजन बल माना जाता है बॉल वियरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घर्षण को लोटनी घर्षण में परिवर्तित करने की लिए किया जाता है लोटिंग में तो रोलिंग में बैरल को खींचने की अपेक्षा उसे लुढ़काना अधिक आसान है क्योंकि रोलिंग घर्षण जो होता है वो अच्छा होता है सर्पीले घर्षण का मतलब स्लाइडिंग से मुताबिक बहुत कम इसमें होता है इसलिए घर्षित किया जाता है वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत जो है अब केंद्रन कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ठीक है याद रखिएगा चलिए पीटल नहीं फोर्स कहलाएगा तो ये हो गया नलिन अकेडमी पे अब चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द आ रहा है आपका नेक्स्ट वीडियो क्या है देख लेते हैं कार्य शक्ति और ऊर्जा जो कि आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है कैसा लगा ये जरूर बताएंगे आपका व्याख्या मतलब मेरा व्याख्या आपको कैसा लगा ये अवश्य बताएंगे क्योंकि आप हैं तभी हम हैं आप नहीं तो नलिन अकेडमी ही नहीं